यहां पर बड़े स्तर पर अवैध तरीके से धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। अवैध धर्मांतरण को लेकर 2 गिरफ्तारी भी हुई है। 1000 से ज्यादा लोगों का इन्होंने धर्मांतरण करवाया है। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में दोनों आरोपी हैं। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गाजियाबाद में दर्ज केस की जांच में यह खुलासा हुआ है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, बड़ी खबर है ये, आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन? मिनका, देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपी एटीएस एक मामले की तहकीकात में लगा हुआ था, जो कि गाजियाबाद में दर्ज हुआ था। उस मामले की तहकीकात के दौरान ही एटीएस को कुछ ऐसे सुराग मिले थे कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से धर्मांतरण का धंधा जारी है, जिसमें गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाया जा रहा था। उस पूरे गिरोह की जब पड़ताल में एटीएस लगी है तो कुछ खुलासे हुए, जिसके बाद 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये जानकारी हमें सूत्रों ने दी है कि 1000 से अधिक लोगों को अवैध तरीके से धर्मांतरण कर गैर मुस्लिम से मुस्लिम बनाया गया है। जी ऋषभ, ये दोनों कौन हैं, किस तरह से अपना काम करते थे? क्या अभी कोई जानकारी पुलिस ने दी है या फिर हमें 12 बजे तक का इंतजार करना होगा? जी मेनका, देखिए, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हमारे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है। लेकिन ये कैसे ऑपरेट करते थे, कहां से गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तमाम जानकारियां 12 बजे के बाद मिल पाएंगी, जब यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम जानकारियां देंगे। लेकिन बहुत चौंकाने वाला मामला है, ये हमारे सूत्रों ने कंफर्म किया है कि बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में चल रहा था। मेनका जी, गाजियाबाद का मामला सामने आता है, उसकी जांच पड़ताल होती है और फिर पता चलता है कि 2 लोग हैं जो अपने और कनेक्शंस के साथ मिलकर के बड़े स्तर पर लोगों का धर्मांतरण करवा रहे थे, अवैध तरीके से करवा रहे थे। क्या इनके कनेक्शंस के बारे में पता चला? किन किन जिलों में ये एक्टिव थे, इसके बारे में पता चला है? मेनका, देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर ये गिरोह ऑपरेट कर रहा था। तमाम तरह के लोगों को लालच दिए जा रहे थे, प्रलोभन दिए जा रहे थे और अवैध तरीके से ये धर्मांतरण किए जा रहे थे। मुकदमा एक गाजियाबाद में दर्ज था, जिसकी जांच एटीएस के पास आई थी और एटीएस ने ही इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तफसील से 12 बजे तो एक बड़ा खुलासा, बड़े आरोप, और इस पर खुलासा पूरी तरह से 12 बजे तक का हमें इंतजार करना होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर करेंगे। वो क्या तथ्य सामने रखते हैं? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये 2 लोग कौन है, किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं धर्मांतरण के, वो काम करते थे, अवैध तरीके से लोगों का धर्म परिवर्तन करते थे, सारे सवालों का जवाब हमें मिले, इसके लिए 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। ऋषभ, इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। इधर बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चंपत राय और बंसल के खिलाफ फेसबुक पर गलत पोस्ट की थी इन्होंने। जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उनके नाम विनीत नारायण, अलका लाहौटी और रजनीश है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के खिलाफ कई सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो 3 लोग हैं इनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मामला दर्ज हुआ है। शकील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, क्या है ये पूरी खबर? ऐसी क्या बात इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि इनके खिलाफ एक्शन लिया गया? मेनका, मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में 3 लोगों के खिलाफ चंपत राय जी के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। रजनीश और 2 और हैं, 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तीनों लोग अभी फरार हैं। चंपत राय जी जो श्री राम मंदिर महामंत्री हैं, ट्रस्ट से उससे जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर गलत भ्रामक जो टिप्पणी की गई थी आपत्तिजनक, उसको लेके उनके परिजनों ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नगीना थाना में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी शकील, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा किसने दर्ज करवाया है? जो चंपत राय जी के परिजन हैं वो नगीने में ही रहते हैं। नगीने में उन्होंने ही नगीना थाने में केस दर्ज कराया है और एक गौशाला है, उस पर एक कृष्ण गोपाल महाविद्यालय डिग्री कॉलेज है, उसकी जमीन को लेके विवाद है। उस जमीन को लेके और उस सब चीजों को लेके उनके खिलाफ फेसबुक पे चंपत राय जी के खिलाफ गलत टिप्पणी की गई थी, उसको लेके उनके परिजनों ने चंपत राय जी के ये मुकदमा दर्ज कराया है। जी धन्यवाद इस वक्त शकील आपका पूरी जानकारी देने के लिए। सुनते हैं कि परिजनों का कहना क्या है। ये जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है पोस्ट, वो चंपत राय जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी और बदनाम करने की एक साजिश है। दूसरे, उन पर जो आरोप लगे
राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट में चंदे के चक्कर में उनके उसकी एवज में भी जो है इन लोगों ने खुंदक खा के और ये दुश्मनी इस तरह से ये निकाल रहे लोग। बाकी 1980 में उन्होंने घर छोड़ दिया है। RSM इंटर कॉलेज में वो सरकारी प्रवक्ता के पद पर थे और कभी आते कभी नहीं आते, उनका कोई मतलब नहीं इस परिवार। मिशन 2022 की तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ की बात करें तो यहां पर महामंथन का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर से यहां पर मीटिंग चल रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जो कि 3 दिनों के दौरे पर हैं। 3 दिनों तक यहां पर मंथन चलेगा। 1 महीने में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले भी जब वो पहुंचे थे तो छोटे बड़े सभी नेताओं और मंत्रियों विधायकों से फीडबैक लिया था। इन दोनों ने मौजूदा सरकार को लेकर, प्रदेश सरकार को लेकर, संगठन को लेकर, और वो फीडबैक, वो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा गया। और अब एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है लखनऊ में। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। बैठक किस बात को लेकर हो रही है, मंथन किस बात को लेकर हो रहा है, लगातार न्यूज़ 18 पर आपको जानकारी मिल रही है। बीजेपी के इस महामंथन को लेकर यूपी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक चल रही है। अनामिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, इस बार की जो बैठक है, क्या पिछले बार के दौरे को ही एक्सटेंडेड रूप माने से, या फिर कुछ और बातों पर भी चर्चा हो रही है, कुछ और टॉपिक्स भी जुड़े हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स पर इस बार चर्चा होनी है और यही वजह है कि इस बार BL संतोष जिस तरीके से पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए, करीब आधे घंटे रुकने के बाद चारों बड़े नेता, जिसमें BL संतोष, राधा मोहन सिंह यूपी प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल, चारों नेता निराला नगर में जो सरस्वती कुंज है संघ का कार्यालय, वहां पर पहुंचे हैं, जहां पर उनकी संघ के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। इस बीच किसी भी मिनिस्टर को मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। सिर्फ और सिर्फ संघ के नेता और यूपी और दिल्ली के जो केंद्रीय संगठन मंत्री जो हैं वही बातचीत कर रहे हैं, वही मुलाकात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही है हर राज्य में चुनाव को लेकर के, जहां पे 6 महीने पहले से ही गोटियां सेट करनी शुरू हो जाती हैं, प्रचार का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो जमीनी स्तर पे कार्य करता है बूथ लेवल तक पर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो कम से कम BL संतोष का ये 3 दिवसीय दौरा तमाम स्ट्रैटेजी को फिक्स करने वाला, सेट करने वाला, कार्यकर्ताओं को की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने वाला, साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों की और मोर्चा प्रकोष्ठों की सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तय करने के लिए वो यहाँ पर अनामिका, और बीजेपी यही कहती है कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और ये कार्यकर्ताओं को समझाया जाता है कि बूथ स्तर पर मजबूती होगी तो पार्टी मजबूत होगी। और ये काम इसी फॉर्मूले पर लगातार 2014 और उससे पहले से पार्टी करती आ रही है। अब जो 2022 का इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश 2022 और उसके बाद केंद्र, तो जाहिर सी बात है यूपी में पकड़ मजबूत रहेगी तो केंद्र में लौटने की गुंजाइश रहेगी। यही वजह है कि यूपी सबसे महत्वपूर्ण प्रदेशों में से एक है और यहां पर कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जहां तक बात जिम्मेदारियों की हो, जो सूची, कई सारी सूचियां, कई सारी लिस्ट अभी तक आ चुकी हैं, चाहे वो प्रदेश प्रवक्ताओं की हो या मीडिया में आने वाले लोगों की हो, कई सारी जगहों का प्रभार को लेकर, तो कोई बड़ा बदलाव आप अभी तक देख पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि कोरोना की वजह से जो संगठन में पिछले दिनों कुछ बैठकें नहीं हो पाई थी या जिन मोर्चों की रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है मोर्चा अध्यक्षों को, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी। पिछले दिनों जब BL संतोष लखनऊ आए थे तो ये मुद्दा उठाया भी गया था कि बहुत सारे मोर्चों के अध्यक्षों की तैनाती हो नहीं पाई है, इसलिए वहाँ पर आपसी काज को लेकर सामंजस्य बन नहीं पा रहा है। इसके अलावा बड़ा डेवलपमेंट हुआ ये कि AK शर्मा, जिनके कद को लेके, पद को लेके, डिप्टी CM बनाए जाने को लेके बहुत चर्चाएं रहीं, लेकिन इस बीच ये तय हो गया कि AK शर्मा सरकार में सही संगठन की डिप्टी हो गए हैं और उनको बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी गई। और इसी के साथ जिस तरीके से आपने कहा कि कामकाज को लेकर, जमीनी स्तर पर उतारने को लेकर के, तो 6 महीने पहले से बीजेपी की कमल यात्रा की बात करें हम, ये बाकी अन्य योजनाओं की बात करें, इस बार टास्क कोरोना का है, इसलिए जितने भी लोगों के निधन हुए कोरोना की वजह से, उनके एक एक व्यक्ति के घर जाके संवेदना जाहिर करने की बात करें हम, या वैक्सीनेशन सेंटर को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जिस तरीके से सरकार की ओर से ये निर्देश दिए गए कि जो प्रभारी मंत्री है वो जिले जिले में जाके प्रवास करें, तो प्रवास के कार्यक्रम, कमल यात्रा का कार्यक्रम, इसके अलावा 2022 के चुनाव से पहले जमीन पर विधायक की स्थिति क्या है,
क्या बाकी तो संगठन को लेकर, उसकी मजबूती को लेकर और पूरे योजना 2022 को लेकर जो रोड मैप है उस पर फाइनल काम कह सकते हैं कि फाइनल काम इस वक्त शुरू हो चुका है लखनऊ में बीजेपी की ओर से। धन्यवाद अनामिका इस वक्त आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। इधर उत्तर प्रदेश में आज से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान उसको और तेज किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश में 31 अगस्त तक यानी कि अगस्त के आखिरी तारीख तक 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाए। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन का ऐलान पहले ही हो चुका है और आज से प्रदेश में हर दिन 7 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और साथ ही 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर हर दिन 12 लाख डोज करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए प्रदेश में स्टोरेज की व्यवस्था भी 3 गुना बढ़ाई गई है। सीएम योगी लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर उन्होंने वैक्सीनेशन का जायजा भी लिया। वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम 18 से 44 के बीच में राज्य सरकारें अपने स्तर पर करवा रही थी और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही थी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार ने देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज से प्रदेश के अंदर 7,600 से अधिक बूथ पर वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम अब प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने आज से लक्ष्य रखा है कि हम 6 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देंगे। और इधर बीएसपी की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। बीएसपी ने फिल्म कलाकार और टीवी कलाकार के आपत्तिजनक ट्वीट्स के लिए ट्विटर इंडिया से शिकायत की है, जिसके बाद ट्विटर इंडिया ने आपत्तिजनक ट्वीट डिलीट कर दिया। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उधर चंदौली में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शादी समारोह में बारबालाओं का डांस भी आयोजित किया गया था और इसी दौरान कुछ लोग हर्ष फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो चकिया थाना इलाके का बताया जा रहा है। शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा पर डांस चल रहा था और उसमें फायरिंग की भी तस्वीरें सामने आई। वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तस्वीर चंदौली की बताई जा रही है। तो बार बार पुलिस की ओर से कार्रवाई करने के बावजूद इस तरह की तस्वीरें, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। इधर सहारनपुर में हरियाणा के खनन माफिया द्वारा यमुना में अवैध खनन का मामला सामने आया। एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में अवैध खनन साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद सहारनपुर डीएम एसएसपी बेहट पहुंचे, जिसके बाद असलमपुर बरथा घाट पर पीएसी को तैनात किया गया। अवैध खनन से प्रदेश को लगातार राजस्व का नुकसान हो रहा था। प्रशासन की कार्रवाई के बाद हरियाणा के खनन माफिया फरार है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 के एंकर हंट मैं भी एंकर में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। लॉगिन करें news18.com/मैं भी एंकर और